हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए सीए इंटरमीडिएट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स की क्लास है दोस्त। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 मैंने होमवर्क दिया था। और मैंने पूछा था कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। तो कुछ लोगों के डाउट्स मेरे पास में आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लेता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बेटा अपन काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं, और मेरी तरफ से ये एक क्लास है। इसके बाद में एक क्लास और होगी, वो भी आपके डाउट के बेस पे होगी, बाकी मेरी तरफ से काम कंप्लीट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चलिए ये बात देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा। A Limited purchased 5,000 equity shares, nominal value of rupees 100 each of Allianz Limited for rupees 105 each on 1st April 2001 या 11, जिसको जो समझना है वो समझे। द शेयर वर कॉटेड कम डिविडेंड, इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज कोई रिलेवेंट नहीं है इसका मतलब, ध्यान रहे ये ओनली फॉर द कंफ्यूजन है, सिर्फ आपके कंफ्यूजन के लिए लिखा गया है, बाकी इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। On 15th May 2011, Alliance Limited declared and paid dividend of rupees 2% for the year ended 31st March 2011. अब देखिए ए ने क्या परचेज किया। ए लिमिटेड ने शेयर्स कब परचेज किए हैं? 1 अप्रैल को शेयर परचेज किए हैं। कब परचेज किए हैं? 1 अप्रैल को शेयर परचेज किए हैं। और कितने में परचेज किया भैया? 105 रुपये में परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 105 रुपये में परचेज किया है। अच्छा, और अब उसको मई में क्या मिलता है? उसको पिछले साल का डिविडेंड मई में मिलता है। उसको पिछले साल का डिविडेंड किस में मिलता है बेटा जी? मई में मिलता है। 15 मई को मिलता है पिछले साल का डिविडेंड। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो पिछले साल क्या उसके पास में शेयर्स थे क्या? ये पिछले साल उसके पास में शेयर्स नहीं थे, तो ये जो डिविडेंड है ये है प्री पीरियड डिविडेंड, प्री होल्डिंग पीरियड डिविडेंड। तो ये सीधा सीधा किस में से कम होगा? ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा। होप यू अंडरस्टूड। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं अपनी पहली एंट्री अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे तो मेरी पहली एंट्री में कौन सी डेट को मैं एंट्री करता हूँ बेटा? मैं एंट्री करता हूँ 1/4/2011 को। चलिए आइए आगे भी और पढ़ लेते हैं। ऑन 30th June 2011, अलायंस लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी 30 जून को बोनस शेयर उसने इश्यू किया है 1:5 में। तो उसके पास में मुझे बताइए उसने कितने शेयर्स परचेज किए थे? उसने 5,000 शेयर्स परचेज किए थे। अब उसको 1:5 में बोनस शेयर मिलेगा, यानी 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स बोनस का मिलेगा। 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स बोनस का मिलेगा। तो उसके पास में टोटल कितने शेयर्स थे? 5,000 शेयर्स थे। तो 5,000 के बदले में कितना मिलेगा? 1,000 बोनस मिल जाएगा। यह कब होगा आपका? 30 जून को होगा। तो 30 जून को अब ए लिमिटेड के पास में टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे? 5 + 1 6,000 शेयर्स हो जाएंगे। On 1st October 2011, Alliance Limited issued on 1st October, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। On 1st October 2011, Alliance Limited issued राइट शेयर्स। क्या इश्यू किया इन्होंने? राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ द 1:12। अब क्या है, किस रेशियो में इश्यू कर रहे हैं वो? 1:12 में, यानी 12 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स मिलने का राइट है। 12 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स मिलने का राइट है। अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर को एक लिमिटेड के पास में अलायंस लिमिटेड के टोटल कितने शेयर्स थे? 5,000 + 1,000। 5,000 तो जो ओरिजिनल परचेज किया था, और वो जो 1,000 जो बोनस लिया था, तो टोटल कितने शेयर्स थे बेटा? 6,000 शेयर्स थे। 12 के बदले में 1 शेयर्स मिल रहा है राइट का, तो कितना एंटाइटलमेंट कितना होता है? 6,000 डिवाइडेड बाय 12। 6,000 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इट कम्स 12 डिवाइडेड बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 5 ओके। तो ये टोटल कितना होगा? 500 शेयर्स। कितना शेयर्स होगा? तो ए लिमिटेड राइट इश्यू में कितने शेयर्स के लिए एंटाइटल है? 500 शेयर्स परचेज करने के लिए। 500 शेयर्स 45 रुपए में परचेज करने का उसके पास में राइट है, उसके पास में अधिकार है। किसके पास में? ए लिमिटेड के पास में। ए लिमिटेड के पास में 500 शेयर्स अलायंस लिमिटेड के 45 रुपए पर शेयर के हिसाब से परचेज करने का राइट है। अब ए लिमिटेड क्या करता है? उसमें से कितना वो सब्सक्राइब करता है? ए लिमिटेड सब्सक्राइब टू हाफ ऑफ द राइट इश्यू। इसका मतलब क्या हो गया? 500 में से 250 तो वो शेयर्स ले लेता है। 500 में से 250 शेयर्स के, तो वो क्या कहता है? कंपनी को 45 रुपए के हिसाब से पैसे दे देता है और उससे शेयर्स ले लेता है। बाकी बचे 250, बाकी बचे
जो उसको बाकी बचे 250 से रिलेटेड जो अधिकार है उसका, तो उससे रिलेटेड वो क्या करता है, एंड द बैलेंस वॉज सोल्ड एट ₹5 पर राइट एंटाइटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, उसको टोटल राइट कितने का मिला, उसको टोटल राइट मिला 500 शेयर्स का। 500 में से उसने क्या किया, आधे शेयर्स तो उसने सब्सक्राइब कर लिए, 250 शेयर्स उसने सब्सक्राइब कर लिए, और 250 शेयर्स का जो राइट था, 250 शेयर्स का जो राइट था 45 रुपए में उसको परचेस करने का, वो उसने किसी और को सेल कर दिया, और उससे कितना पैसा ले लिया, 5 रुपया उससे ले लिया, 5 रुपया उससे ले लिया। समझ में आ गया। तो ये राइट को सेल कर रहे हैं, शेयर्स को सेल नहीं कर रहे बेटा, गुंजन ध्यान रख, शेयर्स को सेल नहीं कर रहे हैं बच्चा, यहां पे किसको सेल कर रहे हैं, राइट को सेल कर रहे हैं। तो राइट को सेल करने पे मुझे बताइए, राइट मेरे पास में, राइट को परचेस करने के लिए, राइट को एक्वायर करने के लिए मैंने कुछ पैसा दिया क्या, नहीं साहब, मैंने कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो अब फिर ये जो राइट है, ये राइट अगर मैं आगे किसी को सेल करता हूं, राइट सेल कर रहा हूं मैं किसी आगे को, और उससे मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये पूरा पूरा मेरे लिए क्या है, इनकम है। और ये पूरी इनकम कहां जाएगी, P&L अकाउंट में जाएगी। कहां जाएगी, P&L अकाउंट में जाएगी। अच्छा साहब, अब नेक्स्ट पैरा में देखें, कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड ऑन 1% ऑफ 1% ऑन 30 नवंबर 2011। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है कि एक ईयर एंड होता है, उसके बाद में प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के हिसाब से ईयर एंड हो जाता है, तब नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन सपोज कीजिएगा आपका करंट ईयर चल रहा है, और उस करंट ईयर चल रहा है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी का दिल खुश हो गया, कंपनी उस प्रॉफिट को, चूंकि करंट ईयर के प्रॉफिट को वो करंट ईयर में ही बांटना चाहती है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट को यदि वो करंट ईयर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, डिविडेंड के रूप में देना चाहती है, तो उस डिविडेंड को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। उस डिविडेंड को क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये डिविडेंड मिलेगा कंपनी को, तो राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। क्या बोला गया कि जो राइट शेयर्स लिए हैं, इस बंदे ने कितने राइट शेयर्स लिए हैं, ए लिमिटेड ने अलायंस लिमिटेड के कितने राइट शेयर्स लिए हैं, 250। कितने लिए, 250। तो इन 250 शेयर्स पे, इन 250 शेयर्स पे उसको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड कितने पे मिलेगा बेटा, जो ओरिजिनल 6000 शेयर्स थे, 5000 परचेस करने वाले और 1000 बोनस का, ये जो 6000 शेयर्स थे, इस पे कंपनी इसको क्या देगी, इस पे अलायंस लिमिटेड, ए लिमिटेड को क्या देगी, डिविडेंड देगी। समझ में आ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसमें इन्वेस्टर भी क्या है, कंपनी है, और इन्वेस्टिंग कंपनी भी कंपनी है, तो दोनों ही कंपनी है, तो अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम तो ठहरे स्मार्ट बंदे, तो हमको कहां से कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए ए लिमिटेड क्या है, इन्वेस्टर है, और अलायंस लिमिटेड क्या है, इन्वेस्टिंग कंपनी है। तो ए लिमिटेड की बुक्स में किसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ अलायंस लिमिटेड। आगे क्या बोलता है, The company sold 3000 shares on 31st December 2011। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 31 दिसंबर 2011 को, यानी कि ए लिमिटेड ने क्या किया है, 31 दिसंबर 2011 को 3000 शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड के सेल आउट कर दिए। कितने में सेल आउट कर दिया, 95 रुपीज पर शेयर में सेल आउट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे जब भी हम सेल आउट करते हैं तो हमें प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन देखनी होती है। जब भी हम सेल आउट करते हैं तो हमको प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन देखनी होती है। The company A Limited incurred 2% as brokerage while buying and selling shares। देखिए नालायकी की है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में साहब नालायकी की है। ये सबसे एंड में दिया है, ये सबसे एंड में दिया है, ये बिल्कुल नालायकी है इस क्वेश्चन की। लेकिन क्या करें साहब, क्वेश्चन ऐसा ही है, तो हमको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पे परचेस किया है, 1 अप्रैल को आपने 5000 इक्विटी शेयर्स आपने परचेस किया। किस रेट पे परचेस किया आपने, 105 रुपए में परचेस किया, और ये 105 रुपए के साथ में अब आपको क्या है, 105 रुपया तो है ही है, साथ ही साथ में उस पर क्या है, 2% क्या है, ब्रोकरेज है। 2% क्या है बेटा जी, ब्रोकरेज है। तो टू बैंक 105 रुपया तो प्राइस का हो गया, प्लस इसमें 2% मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल क्वांटिटी मैंने कितनी परचेस की, 5000। डिविडेंड का कुछ भी पॉइंट नहीं है, जग मार के यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल कितना होगा चार्टर्ड, यहाँ पे होगा आपका 105 को सपोज करो मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ 105,
और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू 102% से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा फिगर आता है वो मेरा फिगर क्या आता है, अरे यार कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। हाँ जी, 107.1, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 रुपया 10 पैसा, 2 रुपया 10 पैसा ब्रोकरेज का है, 2 रुपया 10 पैसा ब्रोकरेज का है, तो 2 रुपया 10 पैसा ब्रोकरेज का प्लस 105 रुपया आपका ओरिजिनल कॉस्ट, तो टोटल ये कितने में शेयर्स पड़ गया, 107 रुपये में पड़ गया। तो अगर अब मैं 107 को 5000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 107.1 को 5000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आता है, मेरा 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 क्या आता है बेटा, मेरा यही प्राइस आता है। समझ में आ गई ये बात? चलिए साहब, होप आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में क्या हुआ था समझो, डेट वाइज चलते हैं। 15 मई को क्या हुआ, 15 मई को डिविडेंड आया, 15 मई को क्या हुआ, डिविडेंड आया। ये कैसा डिविडेंड था, ये प्री पीरियड का डिविडेंड था। तो इस डिविडेंड को कितना डिविडेंड आया था, डिविडेंड आया था 2%। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय द 10 इन 5000 मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो ये कितना होता है आपका, इसका 2% हो गया। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 5 लाख। कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख का 2% कितना होता है, दैट इज कॉल्ड द 10,000, दैट इज कॉल्ड द 10,000। तो 10,000 से हमने डिविडेंड को रिसीव कर लिया और 10,000 से हमने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया। यह एक ऐसा डिविडेंड है जो प्री पीरियड से रिलेटेड है, और प्री पीरियड से रिलेटेड जो डिविडेंड होता है उसको हम सीधा सीधा कॉस्ट से कम कर देते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। 30/6 की डेट आई थी साहब, और बोनस शेयर इश्यू हुए थे यहाँ पे, ठीक है ना, 1:5 का रेशियो था बोनस शेयर का, और हमारे पास में क्वांटिटी बढ़ गया 1000, इसका कुछ भी अमाउंट नहीं लगा, धेला भर भी अमाउंट नहीं लगा। समझ में आ रही है चीज़? उसके बाद में क्या हुआ, राइट शेयर्स आया आपके पास में। उसके बाद में क्या आया आपके पास में, राइट शेयर्स आया। तो राइट शेयर से रिलेटेड अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, तो राइट शेयर से रिलेटेड देखिए आपके पास में टोटल जिस दिन राइट शेयर्स आया था 1 अक्टूबर को, आपके पास में कितने शेयर्स थे, 6000 शेयर्स थे। तो 6000 शेयर्स के हिसाब से 1:12 का आपका राइट का बेसिस था। तो आपका एंटाइटलमेंट कितना हुआ था, 500 शेयर्स का एंटाइटलमेंट हुआ था। इसमें से आपने राइट को रिनाउंस कितना कर दिया, यानी किसी और को राइट किसको दे दिया, तो कितना शेयर्स परचेज करने का राइट, शेयर परचेज करने का राइट आपने किसी और को कितना दे दिया, 1/2 दे दिया। तो 1/2 250 दे दिया। तो इसका मतलब आप खुद कितना शेयर सब्सक्राइब करोगे, 250 के हिसाब से करोगे, और कितना पेमेंट करोगे, 11,250 पेमेंट करोगे। हाँ जी, अब आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आप राइट को सेल भी कर रहे हैं, राइट को क्या कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। तो सेल ऑफ राइट करने से क्या हो रहा है, 250 का आपका राइट था, 250 शेयर्स को 45 रुपये में परचेस करने का राइट आपने किसी और को दे दिया, और कितने में दे दिया उसको, 5 रुपये में दे दिया। तो आपको पैसा कितना आ गया, 1250 आ गया। तो राइट के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, और सेल ऑफ राइट टू P&L अकाउंट। ये डायरेक्टली P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो ये एंट्री आपकी होगी। समझ में आया बेटा, ये एंट्री आपकी होगी। तो राइट आपने शेयर्स जो परचेज किए हैं वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ ही जाएंगे। तो शेयर्स आपने परचेज किया है, 250 शेयर्स आपने परचेज किया है 11,250 में। देखिए, कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं, जब हम कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं तो बेटा जी क्या होता है, जब कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं ना, तो हमारे पास में किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता, किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता। ब्रोकरेज कब लगता है, जब आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज करते हो। कब लगता है बेटा, जब आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज करते हो। ये तो आपने प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कंपनी से परचेज किया है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज का सवाल नहीं उठता। मेरी बात समझ में आती है आपको, मेरी बात बिल्कुल समझ में आती है आपको। और यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट को मैंने बनाया हुआ है, और P&L अकाउंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये डेट मैंने डाली हुई है यहाँ पे। अरे डेट डेट डेट, चलिए डेट नहीं डाला मैंने, आप डाल दीजिएगा। डेट है आपका वही 1/10, और यहाँ पे कितना पैसा आ गया आपके पास में, 1250 रुपया सेल को राइट करने से आ रहा है। तो इसका जो वर्किंग नोट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1250 सेल करने से आ रहा है पैसा। ये पूरा पूरा आपकी क्या है, इनकम। पूरा पूरा क्या है बेटा, आपकी इनकम है। चलिए, अब हम राइट शेयर्स की हमने बात कर ली है। राइट शेयर्स के बाद में हम क्या करेंगे, द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन। तो देखिए, अब अगर मैं बात कहता हूं तो 30 नवंबर की डेट आती है। 30 नवंबर को कंपनी ने क्या किया, 1% इंटरिम डिविडेंड पे किया। और ये डिविडेंड किस पे आ रहा है, ये 6000 शेयर्स पे आ रहा है। किस पे आ रहा है बेटा, ये 6000 शेयर्स पे आ रहा है।
तो ये डिविडेंड हमारा करंट ईयर का ही, करंट ईयर में हमारे पास में शेयर्स भी पड़े हैं, तो ये पैसा हमारे पास में आएगा बाय बैंक इंटरिम डिविडेंड। और ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये बेटा डिविडेंड के अकाउंट में ही जाएगा। और इस डिविडेंड को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस डिविडेंड को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपको समझ में आया होगा, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसा पीरियड का डिविडेंड जो जिस पीरियड में हमारे पास वो शेयर्स थे ही नहीं, उस पीरियड से रिलेटेड डिविडेंड है, तो ही उसको हम कॉस्ट से कम करते हैं, वरना हम उसको कॉस्ट से कम नहीं करते। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए साहब, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में क्या डेट आई आपके पास में, उसके बाद में आया 31 दिसंबर को आपने 3000 शेयर्स को सेल किया है। तो आइए चलते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमने सेल किया, डेट ऑफ सेल कितना हमारा, 31 दिसंबर को सेल किया। कितने शेयर्स हमने सेल किए, 3000 शेयर्स हमने सेल किए। किस प्राइस पे सेल आउट किया, तो 95 रुपीज़ पे सेल आउट किया, 95% पे सेल आउट किया। तो टोटल सेल प्रोसीड कितना होता है, 2,85,000। 3000 मल्टीप्लाइड बाय द 9000, उसमें से मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं ब्रोकरेज को क्या करूंगा, ऐड या लेस करूंगा ब्रोकरेज 2% के हिसाब से। तो मेरे पास में जो नेट सेल प्रोसीड आता है, वह नेट सेल प्रॉफिट कितना आएगा, 2,79,000 आएगा। इट मीन्स क्या हो गया, 3000 को बेचने पे, 3000 को बेचने पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 2,79,300 मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब ये 3000 किस में से है बोले प्रभु, ये 3000 किस में से, ये 3000 इस 5 में से है या एक में से, या इसमें से किस में से है 3000? तो इसके लिए कुछ नहीं दे रखा है। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम एवरेज कॉस्ट मेथड लेते हैं। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम क्या लेते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड लेते हैं। एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर देखिएगा, एवरेज कॉस्ट मेथड हमारी कैसे निकलेगी, आइए ये देखिएगा। एवरेज कॉस्ट मेथड आपकी निकल गई है। एवरेज कॉस्ट मेथड में आपको निकाल सीधा एक साथ ले आता हूँ। एवरेज कॉस्ट मेथड, आपने ओपनिंग में कितना परचेज किया था, 5000, कितने का कॉस्टिंग था उसका, 535 का। उसके बाद में क्या हुआ, बोनस आया 1000 का, 250 रुपये आपने परचेज किया, राइट शेयर्स में परचेज किया। तो कुल मिला के क्या हो गया, 6250 शेयर्स परचेज किए आपने। और 6250 शेयर्स आपने परचेज किए, उसके लिए पेमेंट कितना किया आपने, 5,46,750, 5,46,750। उसमें से प्री पीरियड का डिविडेंड जो हमारी कॉस्ट को कम करता है कितना था, 10,000 था। तो हमारा नेट कॉस्ट कितना रहा, 5,36,750। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 6250 शेयर्स है ना, वो कितने में पड़े हमारे, वो 5,36,750 में पड़े। तो पर शेयर की एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 85.88 आ गया। कितना आ गया, 85.88 आ गया। अब मैंने 3000 शेयर्स को सेल आउट किया, अब मैंने 3000 शेयर्स को क्या किया है, सेल आउट किया है। तो 3000 शेयर्स को सेल आउट किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 3000 इंटू 85.88, 3000 इंटू 85.88 करके देख लेना। तो वो कितना आता है आपका, 2,57,000। वो कितना आता है, चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको। 3000 इंटू 85.88, 85.88, तो इट कम्स आपका कितना आता है, ये देखिएगा 2,57,640। और वही यहाँ पे आया है 2,57,640। ये आपका नेट सेल प्रोसीड है, ये आपका एवरेज कॉस्ट मेथड है। और उसके बेसिस पे क्या हो गया, आपका पीछे प्रॉफिट कितना रहा, 21,660। ये प्रॉफिट भी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये प्रॉफिट भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आइए जरा चलते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब आपने बाय बैंक किया, सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पे किया है बाय बैंक। बाय बैंक में आपने क्या लिखा, 3000 क्वांटिटी आपने सेल कर दिया, और उससे आपका जो नेट सेल प्रोसीड रिसीव हो रहा है, जो नेट सेल प्रोसीड ये आपको 2,79,300, जो कि ब्रोकरेज को लेस करने के बाद में आता है बेटा जी, वो आपको मिला है। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को किधर लिखना पड़ेगा अपने को, यस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में। तो टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 3। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया बेटा, 21,660। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया, 21,660। तो देखिए ये चीज़ भी यहाँ पे आनी चाहिए, 21,660 ये प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफर हो गया। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया, क्लियर है ना बेटा। उसके बाद में देखिएगा, अब हमारे पास में क्या डेट आती है, हमारे पास में 31/3 की डेट आती है। 31/3 को हमारे पास बैलेंस में कितने शेयर्स है, देखो तो टोटल कितने शेयर्स थे हमारे पास में, टोटल शेयर्स थे हमारे पास में 6,250। उसमें से कितना हमने सेल कर दिया, 3000 सेल कर दिया। तो पीछे बैलेंस में कितना रहा, 3250। कितना रहा बेटा, 3250। बैलेंस जो स्टॉक होता है, उसको भी हम कौन सी प्राइस पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। और कॉस्ट कौन सी, एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी, एवरेज कॉस्ट। एक शेयर प्राइस की एवरेज कॉस्ट क्या आई है बेटा, 85.88 आई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो यहाँ पे 3250 को यदि मैं 85.88 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आता है, 2,79,110।
279,110 ये आपके पास में क्या होता है, ये एवरेज कॉस्ट आ जाती है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है ये पॉइंट। और इस ओके, अब क्या हुआ 31 मार्च को क्या करेंगे, जो डिविडेंड का अकाउंट है ना उसको क्लोज करेंगे, जो डिविडेंड का अकाउंट उसको क्लोज करेंगे और डिविडेंड को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो टू पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो पीएनएल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय डिविडेंड भी आ जाएगा। बाय डिविडेंड कितना आ गया आपके पास में, 6000 आपके पास में डिविडेंड आ गया। समझ में आ गई ये बात। चलिए ये सारी बातें हमने कर ली यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपका ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंस है, ये आपका क्या बैलेंस है, 3250 आपका बैलेंस है। 3250 बैलेंस को आपने किस पे, एवरेज कॉस्ट पे आपने उसको क्या किया है, वैल्यू किया है। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है भैया जी, यह कुछ नहीं होता है। यह क्या होता है, ये जो किया हुआ है आपने, करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर कंपनी के पास में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी ने आपके ऊपर चवन्नी अट्ठनी उछाल भी, बोला तू भी खुश रह, और कंपनी ने हम जैसे मासूम जनता पे चवन्नी अट्ठनी उछाल के वह खुद उस पूरे पैसों को हजम कर गया। क्लियर है ना। खैर, तो इंटरिम डिविडेंड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस साल का डिविडेंड है उसी साल में वो मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरिम डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड द इंटरिम डिविडेंड। और ये आपका पीएनएल का एक्सट्रैक्शन हो गया, ये आपका पीएनएल का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। तो ये देखिएगा, ये पूरा आपका ये तीन चीज़ें कहाँ से आपको समझ में आ गया और ये बैलेंस इस तरह से रह गया। होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा जी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए बेटा, मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम मुझे बता देना, जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम मुझे मैसेज कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम की बनाऊंगा, उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम क्या लेंगे बेटा, एक नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज का होमवर्क जो रहेगा 15 तक का तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया था। तो जो होमवर्क रहेगा बेटा, वो होमवर्क रहेगा कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, ये सारा आपका होमवर्क है। क्लास आपके पास में, नेक्स्ट क्लास जो आएगी, देखिए आपके पास में सैटरडे है, आपके पास में संडे है, 2 दिन है, आपका ये पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास आपके पास में अकाउंट्स की मंडे को आएगी, और तब तक मैं मंडे को वो क्लास बनाऊंगा, सैटरडे को आप सारा काम कर लें, और संडे मॉर्निंग को क्या करें, संडे मॉर्निंग को आप मेरे को मैसेज कर दें, संडे मॉर्निंग को मेरे को मैसेज कर दें, सर इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, संडे इवनिंग को या मंडे मॉर्निंग को उसकी क्लास बना दूंगा, और वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कंप्लीट क्लास हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हम ऑनलाइन असेसमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक ऑनलाइन असेसमेंट लेंगे। मैं सोचता हूँ उसको किस तरह से ड्राफ्ट कर सकता हूँ, किस तरह से क्या कर सकता हूँ, सो लेट मी थिंक ओवर इट, लेकिन फिर भी वो लेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। समझ में आ गया जी। थैंक यू सो मच।